पुत्री का विवाह करता। वो बनाफर तो केवल राजा के सामंत है, चंदेलों के नौकर। अगर मैंने यह विवाह स्वीकार कर लिया तो एक राजा को अपने ही दरबार में इन सामंतों के आगे सिर झुकाना पड़ेगा। यह सोचकर राजा राघव मछ ने अपने ब्राह्मणों को बुलवाया और स्पष्ट आदेश दिया, एक ऐसी विवाह पत्रिका तैयार करो जो कठिन से कठिन शर्तों से भरी हो, ऐसी शर्तें जिन्हें वे बनाफर कभी पूरी ही न कर सकें। राजा के दिए आदेशानुसार ब्राह्मणों ने कठिन से कठिन शर्तों से भरी विवाह पत्रिका तैयार की। ऐसी पत्रिका जिसे किसी भी राजा द्वारा पूरा कर पाना लगभग असंभव था। राजा राघव मछ ने पत्रिका को देखा, सर हिलाया और फिर वो पत्रिका अपने नाई और ब्राह्मणों के हाथों महोबा भिजवाने का आदेश दिया। 7 दिनों की लंबी यात्रा के बाद नाई और ब्राह्मण वह पत्रिका लेकर महोबा पहुंचते हैं। उस दिन राजा परमाल का दरबार भव्य रूप से सजा हुआ था। सभा मंडप में वीर आल्हा, उदल, मलखान, शूल खान, देवा, ब्रह्मजीत और तलहन राय जैसे महाबलशाली योद्धा उस दिन वहां उपस्थित थे। उस समय ऐसी भीषण वीरता की आंधी चली थी जिसका वर्णन करना आज के युग में अत्यंत कठिन है। ये वे वीर थे जो केवल भारतवर्ष ही नहीं, संपूर्ण विश्व को भी अपने चरणों में झुका सकने का सामर्थ्य रखते थे। किंतु दुर्भाग्यवश सूझबूझ की कमी के कारण वे सभी महायोद्धा आपसी कलह की भेंट चढ़ गए। राजा परमाल उस दिन अपने भव्य राज दरबार में उन वीरों के मध्य विराजमान थे और तभी पत्रवाहक नाई और ब्राह्मण राजा राघव मछ द्वारा भेजी गई कठिन शर्तों से भरी विवाह पत्रिका लेकर महोबा के राज दरबार में प्रवेश करते हैं। राजा परमाल ने जब वह पत्रिका नाई के हाथों में देखी तो प्रसन्न हो उठे और मन ही मन सोचने लगे, नैनागढ़ से जरूर विवाह पत्रिका आई है। नाई ने दूर से झुककर हाथ जोड़ते हुए प्रणाम किया और वह पत्रिका राजा परमाल के हाथों में थमा दी। राजा परमाल ने जब पत्रिका पर नैनागढ़ की शाही मुहर लगी देखी तो धेवा से बोले, धेवा, इस पत्रिका को पढ़कर सुनाओ। निश्चय ही यह पत्र राजा राघव मछ नरेश ने हमारे आल्हा के विवाह हेतु ही भेजा है। ढेबा की गिनती उस समय के महान ज्योतिषियों में हुआ करती थी। ग्रह नक्षत्रों की स्थिति देखकर वह सटीक भविष्यवाणियां किया करता था। राजा परमाल के आदेश पर ढेबा पत्रिका पढ़ना प्रारंभ करता है। महाराज, यह विवाह पत्रिका नैनागढ़ के महाराज राघव मछ की ओर से आई है। इसमें आल्हा के साथ राजकुमारी मछला का विवाह का प्रस्ताव है, परंतु कुछ शर्तों सहित। वे कहते हैं कि विवाह नैनागढ़ की परंपराओं और रीति रिवाजों के अनुसार ही संपन्न होगा यदि हम उन शर्तों को स्वीकार करें। तब राजा परमाल बोले, पढ़ो ढेबा, क्या शर्तें हैं? ढेबा पत्रिका पढ़ना प्रारंभ करता है। हे राजा परमाल, उनकी पहली शर्त, वर पक्ष की ओर से अपनवारी का नेक देना अनिवार्य होगा। दूसरी शर्त, विवाह के दिन मेरे पुत्र जोगा, भोगा और उनके साथ 1000 सशस्त्र सैनिक महल के द्वार पर उपस्थित होंगे जिनसे युद्ध करना होगा। तीसरी शर्त, 80 गज ऊंचे द्वार पर तोरण लटकाया जाएगा जिसे दूल्हे को मारना होगा। चौथी शर्त, गर्म तेल की कड़ाही में वर को स्नान करना होगा। तभी ढेबा अचानक पत्रिका पढ़ते पढ़ते वहीं ठिठक गया। ढेबा के चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखाई देने लगी। तब राजा परमाल बोले, क्या हुआ ढेबा, तुम पत्रिका पढ़ते पढ़ते अचानक थम क्यों गए? प्रत्युत्तर देते हुए ढेबा बोला, महाराज, इसके आगे की भाषा कुछ अभद्र है। किसी राजा के मुख से ऐसा बोलना शोभा नहीं देता। राजा परमाल हंसते हुए बोले, ढेबा, यहाँ सब अपने, तुम निश्चिंत होकर जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ो। तब ढेबा बोला, नैनागढ़ के राजा राघव मछ ने लिखा है, यदि आप ये सभी शर्तें पूरी करने में सक्षम हैं तो ठीक है, अन्यथा महोबा नरेश को नैनागढ़ की ओर मुंह उठाकर आने की जरूरत नहीं। वही अपने राज सिंहासन पर जमकर बैठा रहे और अपने चूतरों को गर्म करे। ढेबा की ये बातें जब राजा परमाल ने सुनी तो राजा परमाल का मुंह लटक जाता है। आल्हा ने जब राजा परमाल का उतरा हुआ चेहरा देखा तो समझदारी दिखाते हुए बोला, जहाँ हमें प्राणों पर संकट दिखाई देता हो महाराज, ऐसे विवाह को छोड़ देना ही उचित है। आल्हा बहुत समझदार था और युद्ध बहुत कम करना चाहता था, लेकिन जब उदल ने ये बातें सुनी तो उदल खड़ा हो गया और आल्हा को ललकारते हुए बोला, भैया आल्हा, जब विवाह करना ही नहीं था तो जयमाला गले में डलवाई ही क्यों? तुमने ऐसा कैसे कह दिया कि विवाह नहीं करूंगा? चाहे प्राण रहे या ना रहे, चाहे सारी दुनिया इधर की उधर हो जाए, जयमाला गले में डलवाई है तो उसका परम आपको निभाना ही होगा। और बात सिर्फ आपके विवाह की नहीं है भैया आल्हा, उस भड़वे की हिम्मत कैसे हुई हमारे महाराज परमाल को अपशब्द कहने की? यह सुनकर राजा परमाल स्वयं बोल पड़े, उदल, अगर कुछ गलत कहा गया है तो मुझे कहा गया है, तुम इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हो? यह बात जब उदल ने राजा परमाल के मुख से सुनी तो उदल क्रोध से तमतमा उठा और ललकारते हुए राजा परमाल से बोला, कैसी बात करते हो महाराज? आपका जो अपमान हुआ है उसे आप अपने तक ही सीमित मत रखिए। पूरा महोबा आपके नाम की रोटियां खाता है। आपका अपमान महोबा के हर वासी का अपमान है और इस अपमान का जवाब अब उस दुष्ट को अवश्य देना पड़ेगा महाराज। इतने में मलखान भी उठ खड़ा हुआ और बोला, उदल एकदम ठीक कह रहा है महाराज, अब तो महोबा की इज्जत का सवाल है। नैनागढ़ नरेश को इसका प्रत्युत्तर नहीं दिया तो हमारी रजपूती चली जाएगी। उदल के समर्थन में पूरा महोबा उठ खड़ा हुआ। जब राजा परमाल ने उदल के पक्ष में अपार जन समर्थन देखा तो उन्हें भी विवश होकर नैनागढ़ जाने की अनुमति देनी पड़ी और मन ही मन विचार करने लगे, मुझे स्वयं नैनागढ़ जाना होगा
जहाँ 2 बोलों से बात बन सकती है वहाँ यह उदल तलवार भांजने पहुँच जाता है। यदि मैं साथ नहीं गया तो ये लड़ाईखोर उदल वहाँ जरूर कोई नई राड खड़ी करवा देगा। राजा परमाल ने घोषणा करते हुए कहा, मैं स्वयं चलूंगा नैनागढ़। जाओ मलखान, सेना को सजाओ। राजा परमाल का आदेश मिलते ही उदल ने प्रत्युत्तर में एक पत्रिका लिखी और नाई के हाथों में देते हुए कहा, कह देना अपने राजा राघव मच्छ नरेश से हम बारात लेकर आ रहे हैं। तुम्हारी गांड में जितना गुदा भरा है उतना जोर लगा लेना। चाहो तो समस्त 52 गढ़ों के राजाओं को भी अपनी तरफ मिला लेना। हम आ रहे हैं। राजकुमारी मछला का विवाह होगा और वो भी मेरे भाई आल्हा के साथ। इधर महलों में मलखान ने भी युद्ध का डंका बजवा दिया। जब रानी मल्हना ने वह डंके की गूंज सुनी तो उन्होंने तुरंत मलखान को महलों में बुलवा लिया। रानी मल्हना ने पूछा, मलखाने, ये महलों में तुम्हारा डंका क्यों बज रहा है? मलखान ने हाथ जोड़कर सिर नवाकर उत्तर दिया, माते, हमारा दल नैनागढ़ पर चढ़ाई करने की तैयारी कर रहा है। नैनागढ़ के महाराज राघव मच्छ नरेश की विवाह पत्रिका आई है और उनकी पुत्री पहले ही हमारे बड़े भ्राता आल्हा के गले में जयमाला डाल चुकी है। अब हम नैनागढ़ की शर्तों के अधीन विवाह को संपन्न करके ही लौटेंगे। जब रानी मल्हना ने मलखान के मुख से युद्ध की बातें सुनी तो वे विचलित हो उठी। उन्होंने तुरंत ढेबा को महलों में बुलवाया और कहा, हे ढेबा, जब तुमने उस समय सगुन शास्त्र देखा था तो उसी के आधार पर ही मांडवगढ़ को विजित किया गया था। अब तुम बताओ, क्या नैनागढ़ में भी जीत होगी? ढेबा ने अपना सगुन शास्त्र देखा और कुछ देर ध्यान मग्न रहने के बाद बोला, माता, मेरा ज्योतिष यही कहता है, नैनागढ़ में अवश्य विजय होगी। आप मंगलाचार गाने की तैयारी कीजिए, ब्राह्मणों को बुलवाइए और हमारे भाई आल्हा को दूल्हा बनाइए। जब रानी मल्हना ने यह सुना तो वे प्रसन्न हो गईं। उन्होंने तुरंत समस्त महोबा गढ़ में निमंत्रण भिजवा दिया। सभी महोबा की नारियां एकत्र होकर राजमहल की ओर चल पड़ी और वीर आल्हा को दूल्हा बनाया जाने लगा। आल्हा के अंगों पर हल्दी लगाई, केसर के जल से स्नान कराया गया, हाथों में कांकण डोरा बांध दिया गया और स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी। आल्हा दूल्हा बना दिया गया और इस प्रकार वीर आल्हा कुआं विभावन की रस्म निभाने के लिए पहुंच जाते हैं। क्या होता है कुआं विभावन? कुआं विभावन एक लोक परंपरा रस्म है जो विशेष रूप से राजस्थान और बुंदेलखंड के आसपास के इलाकों में की जाती है। बारात रवाना होने से पहले दूल्हा अपनी माता और परिवार की स्त्रियों के साथ कुएं पर जाता है। दूल्हे की माता कुएं में कूदने की रस्म निभाती है, लेकिन दूल्हा बना पुत्र उन्हें कूदने से पहले ही बचा लेता है। कुछ क्षेत्रों में माता दूल्हा बने पुत्र को बारात रवाना होने से पहले अपना दूध पिलाती है और जहर का लोटा पीने की रस्म निभाती है, जिसे पुत्र द्वारा नीचे गिरा दिया जाता है। आल्हा की जननी देवलदे थीं, परंतु रानी मल्हना, जिन्होंने आल्हा को अपने पुत्र से भी बढ़कर स्नेह दिया था, माता देवलदे के आग्रह पर कुआं विभावन की रस्म निभाने के लिए आगे बढ़ती है। रानी मल्हना अपने पांव कुएं में लटका देती हैं। तभी दूल्हा बना आल्हा दौड़कर रानी मल्हना को अपनी गोद में उठा लेता है। धर्म माता ने आल्हा को आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्र, मेरे दूध की लाज रखना। जाओ पुत्र, तुम्हारी विजय हो। और उधर महोबा का एक से बढ़कर एक वीर योद्धा अपनी ढाल तलवार बांधकर रण के लिए तैयार होने लगा। आल्हा ने अपनी तीनों माताओं के चरण स्पर्श किए। फिर राजा परमाल की आज्ञा लेकर आल्हा अपने करलिया घोड़े पर सवार होने के बजाय दूल्हे की शोभा बढ़ाने वाली पालकी में विराजमान हुए। उधर वीर मलखान अपने पप्पहिया घोड़े पर सवार हुए। चाचा तलहन राय भी अपने सिरगा नामक घोड़े पर 22 पराक्रमी पुत्रों सहित रण के लिए तैयार हो जाते हैं। 30,000 की महोबिया सेना ढाल तलवारों से सुसज्जित होकर नैनागढ़ की ओर कूच करने को तैयार हो गई। उदल ने अपने बेंदुल घोड़े पर चढ़कर प्रचंड हुंकार भरी और इस प्रकार महोबा की यह वीर सेना वीर आल्हा की बारात लेकर नैनागढ़ की ओर कूच कर जाती है। इधर उदल द्वारा लिखी पत्रिका लेकर दूत नैनागढ़ के राज दरबार में पहुंच जाता है। जब महाराज राघव मच्छ ने वह पत्रिका पढ़ी तो उनके चेहरे पर क्रोध की लाली छा गई। तत्काल उन्होंने अपने दोनों पुत्रों जोगा और भोगा को राज दरबार में बुलवाया और गरजते हुए बोले, सुनो मेरे शूरवीर पुत्रों, यह महोबा का उद्दंड उदल हमें सीधी चुनौती दे रहा है। वो बनाफर नैनागढ़ पर चढ़ाई करने की तैयारी में है। सुन लो, उन दुष्टों को ऐसी मार लगाना कि दोबारा कभी नैनागढ़ की ओर मुंह उठाने का साहस न करें। तब जोगा बोला, पिताश्री, आप निश्चिंत रहें, एक भी बनाफर नैनागढ़ की धरती से जीवित लौटकर नहीं जाएगा। मैं आज ही हमारे मित्र राज्यों को संदेश भेजता हूँ, वे अवश्य नैनागढ़ की सहायता को आएंगे। जोगा भोगा ने तत्काल अपने सभी मित्र राज्यों की ओर दूत रवाना कर दिए, परंतु जो राजा आल्हा उदल की अपार शक्ति और पराक्रम से परिचित थे, उन्होंने दूतों के समक्ष हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और नैनागढ़ की सहायता को आने से इनकार कर दिया। एक राजा ने कहा, यदि मुझे पृथ्वीराज चौहान से भी युद्ध करना पड़े तो मैं नैनागढ़ की ओर से खड़ा हो जाता, लेकिन आल्हा उदलों से युद्ध करना मानो सिंह के मुंह में हाथ डालने जैसा है।
आल्हा तो महाबली है ही, लेकिन उसका छोटा भाई उदल, वो तो मारता कम है और घसीटता ज्यादा है। मित्र होने के नाते मैं यही सलाह दे सकता हूँ नैनागढ़ नरेश को, महोबा वालों से युद्ध करने की भूल मत कीजिए, सम्मान पूर्वक अपनी कन्या का विवाह कर दीजिए, इसी में नैनागढ़ की भलाई है। इसके बाद दूत वहाँ से निकलकर पाटन के राजा पूरणमल के पास जा पहुँचा। पाटन का राजा पूरणमल नैनागढ़ नरेश राघव मच का रिश्ते में साला लगता था। जैसे ही राजा पूरणमल ने आक्रमण की खबर सुनी, उसका चेहरा क्रोध से तमतमा उठा, अपने नेत्र लाल कर लिए और बोला, बनाफरों की इतनी हिम्मत, ये नैनागढ़ पर चढ़ाई का दुस्साहस करें और मेरी भांजी मछला के साथ बलपूर्वक विवाह की बातें करें। राजा ने आदेश दिया, सेनापति तत्काल सेना तैयार करो, आज ही हमें नैनागढ़ की ओर कूच करना है। और इसी आदेश के साथ पाटन का राजा पूरणमल अपनी 6000 सैनिकों की सेना लेकर नैनागढ़ पहुंच जाता है। उधर महोबा की सेना भी मार्ग में विश्राम करते हुए 12 दिनों की मंजिल तय करने के पश्चात नैनागढ़ की सीमाओं में प्रवेश कर गई। इधर नैनागढ़ नरेश राघव मच्छ अपने मंत्रियों संग युद्ध की चर्चा कर ही रहे थे कि तभी अचानक 30,000 की महोबिया सेनाओं की हाथियों और घोड़ों की टापों से नैनागढ़ की धरती थर्रा उठी। नैनागढ़ के राज दरबार में भूचाल आ गया। दरबारी और मंत्रीगण अपनी कुर्सियों से नीचे गिर पड़े, कुछ तो भयवश कुर्सियों पर ही दुबक कर बैठ गए। घबराए राजा राघव मच्छ बोले, जोगा भोगा तुरंत धुरे पर जाकर देखो, ये कौन सी बला हमारे राज्य पर आन पड़ी है। जोगा भोगा जब धुरे पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि महोबा से 8 कोस की दूरी पर बनाफरों का विशाल कटक छाया हुआ है। सैनिक अपनी अपनी ढाल तलवार उतारकर विश्राम कर रहे हैं और शेष सैनिक सेना के लिए तंबू डेरा गाड़ रहे हैं। महोबा की पताका लहराती देख जोगा भोगा शीघ्रता से महलों में लौट आए और राजा को सूचना दी, पिताश्री, महोबा की सेना हमारी सीमाओं में प्रवेश कर चुकी है। जब राजा राघव मच्छ ने यह बात सुनी तो उनके नेत्र क्रोध से लाल हो उठे। उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, तैयार रहो, कल कोई नेगी विवाह की अपनवारी लेकर आएगा और जो भी यह अपनवारी लेकर आएगा वह यहाँ से जीवित नहीं लौटना चाहिए। उधर महोबा की सेना अपनी ढाल तलवारें उतारकर विश्राम कर रही थी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे तंबू खड़े हो गए थे। सेनाओं के लिए भोजन बनना शुरू हो गया था। अब महोबा की सेना नैनागढ़ की सीमाओं में प्रवेश कर चुकी थी। कुछ सैनिक रात्रि विश्राम की तैयारी करने लगे, जबकि कुछ योद्धा आपस में आगामी युद्ध की चर्चा करने लगे। अगले दिन राजा परमाल अपने मंत्रियों संग राज दरबार में मंत्रणा कर रहे थे। किसे भेजा जाए नैनागढ़ विवाह की अपनवारी लेकर। राजा बोले, इसके लिए हमें एक विशेष प्रशिक्षित नेगी चाहिए जो हजारों की सेना से अकेले युद्ध करने का सामर्थ्य रखता हो। राजा परमाल की ये बात जब दरबार में बैठे सभी नेगियों ने सुनी तो सबकी गर्दनें झुक गईं। किसी में साहस न था कि वह इस कार्य के लिए आगे आए। राजा परमाल ने जब यह दृश्य देखा तो व्यंग्य भरे स्वर में बोले, क्या महोबा में अब कोई ऐसा नेगी जीवित नहीं बचा जो अपनवारी के नेक पर जा सके। तभी ढेबा आगे बढ़ा, हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मैं एक ऐसे वीर को जानता हूँ जो इस अपनवारी का नेक चुका सकता है। उसका नाम है रूपणबारी। महाराज, वह कोई साधारण योद्धा नहीं बल्कि रणभूमि का परखा हुआ रणभट है। उसकी वीरता के जलवे हम मांडवगढ़ के युद्ध में देख चुके हैं। वह अकेला ही 100 योद्धाओं पर भारी पड़ता है। महाराज, इस कार्य को यदि कोई पूरा कर सकता है तो वह केवल रूपणबारी ही है। वही एक योद्धा है जो वहाँ से जीवित लौट सकता है। जब ये बात राजा परमाल ने सुनी तो उन्होंने रूपनबारी को राज दरबार में बुलवाया। रूपनबारी ने हाथ जोड़कर सिर नवाया और कहा, मुझे किस लिए याद किया महाराज। तभी वीर मलखान ने आगे बढ़कर कहा, महोबा के हे महान वीर योद्धा रूपण, तुम्हें नैनागढ़ आल्हा के विवाह की अपनवारी लेकर जाना है। मलखान की बात सुनते ही रूपण घबरा गया और शीश नवाकर बोला, हे वीर मलखान, अपनवारी के नेग में तो प्राणों का संकट होता है। मैं कभी भी अपनवारी का नेग लेकर नहीं गया। यहाँ तो और भी बड़े बड़े रणभट नेगी आए हुए हैं। महाराज, आप उन्हें भेज दीजिए, मैं तो केवल एक साधारण सा नेगी हूँ। यह सुनकर उदल बोला, रूपण, हमने तुम्हें कभी नेगी नहीं समझा। तुम तो हमारे भाई हो और जो इंसान अपने भाइयों के खातिर शीश कटाने को तैयार हो उसका यश सदा गाया जाता रहा है। आल्हा का विवाह रोज रोज नहीं होने वाला। रूपण। उदल की बातें सुन रूपण ने अपने देवता मनिया देव का स्मरण किया और अपनवारी के नेक के लिए स्वयं को तैयार कर लिया। रूपण मलखान से निवेदन कर बोला, दादा, मुझे आप आल्हा वाला कर लिया घोड़ा दे दीजिए और अपनी ढाल तलवार दे दीजिए। मैं ही इस अपनवारी को लेकर जाऊंगा। रूपणबारी की यह बात सुनकर मलखान ने कर लिया घोड़े को सजा दिया और अपनी ढाल, तलवार, बख्तर और कवच देकर रूपणबारी को तैयार कर दिया। रूपणबारी सज धज कर महोबा की ओर से अपनवारी लेकर 4 घड़ी की यात्रा तय करने के बाद नैनागढ़ पहुंच जाता है। द्वारपाल ने जब रूपणबारी को देखा तो ऊंची आवाज में हाक लगाई, कहां से आया है तू और कहां जा रहा है। द्वारपाल की बात सुनकर रूपण बोला, मैं महोबा की ओर से वीर आल्हा की अपनवारी लेकर आया हूँ। द्वारपाल, तुम शीघ्र जाकर